देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऋतुएं और भारत के कितने प्रकार के ऋतुएं होते हैं, ऋतुएं की विशेषताएं कितनी होती है, ये सारे बातों को पढ़ेंगे। तो ये ज्योग्राफी का आज जो चैप्टर हम लिए हैं, महावीवीआई इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको आप पढ़ के बीपीएससी या स्टेट या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, आज का प्रथम क्वेश्चन आज का जो चैप्टर है वो है ऋतुएं। कहता है ऋतुएं। भारत में मुख्य 4 ऋतुओं को पहचाना जा सका है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और वापसी काल का। अब देखिए शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतुएं मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। देखिए, नवंबर से शीत ऋतु का मतलब होता है ठंड। ठंड हम लोग के यहाँ खास तौर पर बिहार, यूपी, बंगाल, आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब जो राज्य है, इसमें जो है नवंबर में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। मतलब शीत मतलब ठंड प्रारंभ हो जाती है। और कब तक रहती है? फरवरी तक रहती है। अभी देखिए फरवरी का महीना चल रहा है, अभी भी ऋतुएं है, अभी भी ठंड का मौसम चल रही है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जनवरी और फरवरी में ठंडा महीना रहा। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। मतलब जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर आइएगा तो क्या हो जाएगा, शीत ऋतु में तापमान घटता है। जैसे अभी के समय में चल जाइए, चेन्नई चल जाइए, कर्नाटक चल जाइए, बेंगलोर चल जाइए, तो ये सब तक तापमान ज़्यादा रहेंगे। लेकिन बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब में तापमान कम रहते हैं। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। बीच का होता है दिन गर्म, रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य और हिमालय में ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। मतलब हिमपात मतलब क्या होना, बर्फ गिरना। क्या होता है? बर्फ गिरना। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ये जो शीत ऋतु में जो हवाएं चलती है, जो व्यापारिक पवनें कही जाती है, वो कहाँ से चलती है? स्थल से समुद्र की ओर चलती है। कहाँ से? स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इस पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र स्थल की ओर बहती है। किधर बहती है? समुद्र स्थल की ओर बहती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती है। उच्च आवर्त से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। ध्यान रखिएगा। सामान्यतः इस मौसम में असमान साफ तापमान, आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल और परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वही विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर
उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ उत्तर भारत में प्रवेश करती है। इनके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट या मावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। देखिए, शीतकाल में जितने भी फसल होती है उसको रबी फसल कहा जाता है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मसूर हो गया, आपका सरसों हो गया, ये सब क्या है? रबी फसलें हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये सब जो है एस्टेट हो गई या BPSC 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महा-VBI है। ज्योग्राफी के 15 से 20 क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप लाइन बाय लाइन आपको कहा जा रहा है पढ़ने के लिए, अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा तो कुछ ध्यान में रहेंगे ही क्वेश्चन। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु की बात किया जा रहा है। किस ऋतु का? ग्रीष्म ऋतु का बात किया जा रहा है। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतुएं होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश, गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है और वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान की बात किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा तापमान रेगिस्तान के क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वहाँ बालू ही बालू है। और रेगिस्तान के जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अब दिया है लू, बहुत इम्पोर्टेंट है लू। ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है, ये धूल भरी गर्म एवं सूक्ष्म पवनें होती है। देखिए, जब गर्मी के महीना होता है ना, तो ये धूल भरी होती है, खूब हवा चलती है पवन, और ये हवा चलती है और इसमें देखिएगा, जब देखिएगा इसको तो लगेगा कि झिलमिला गई आँख, इस प्रकार से लू चलती है। आदमी को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है, नहीं निकल पाते हैं। जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल, कहाँ? पश्चिम बंगाल बैसाखी काल कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहा जाता है? बैसाखी काल। किसको? लू की तरह चलने वाली पवने को क्या कहा जाता है? बैसाखी काल, बैसाखी कहा जाता है। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। क्या होते हैं? आम जल्दी पक जाते हैं। प्रायः आम्र वर्षा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आम वर्षा भी कहा जाता है।
देखिए, जब इस वीडियो को देखिए तो कुछ कमेंट लिखिए क्या कमी रह गई है इस वीडियो में, ताकि हम अगले वीडियो जब डालें तो उसमें सुधार करके डालें। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें फीडबैक मिलते रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आम्र वर्षा, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल तटीय कर्नाटक में यह आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि यहाँ आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछार, इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक, कहवा जो है कॉफ़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कॉफ़ी को कहा जाता है कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। अब है काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर एवं विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। बैसाखी क्या है? भयंकर एवं वर्षा युक्त पवने है। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन, चावल के लिए ये पवनी अच्छी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छीरा कहा जाता है। देखिए, अब लू फिर आ गया। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवने हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ऋतु, भारत कैलेंडर के अनुसार महीना और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार महीना। ये बसंत ऋतु है, चैत्र से बैसाख होता है। ये वाला बहुत कम लोग जानते हैं। भारतीय कैलेंडर के सब लोग ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, लेकिन दोनों याद रखने की ज़रूरत है। मार्च से अप्रैल होता है, मार्च से अप्रैल ग्रीष्म, जेठ से आषाढ़, मई से जून ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। वर्षा ऋतु सावन भादो हम लोग कहते हैं, श्रावण और भाद्र है, लेकिन हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं? सावन भादो कहते हैं। जुलाई से अगस्त शरद मतलब ठंड, आश्विन कार्तिक, सितंबर से अक्टूबर हेमंत, मार्गशीर्ष और पौष, नवंबर और दिसंबर शिशिर, माघ फागुन, जनवरी से फरवरी। ध्यान रखिएगा इसको भी। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। देखिए, मानसून का आगमन भारत में 1 जून के केरल तट पर पहुंच जाती है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा यानी लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना यह है कि वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। मानसून में आने वाले
ये विराम मानसूनी गर्त गर्त से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त इसका अक्ष उत्तर दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। अब है मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम। क्या है मानसून की वापसी? अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्य क्वार के उमस के नाम से जाना जाता है। मासिनराम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन? मासिनराम। खूब इंपॉर्टेंट, महा VVI क्वेश्चन है ये, VVI याद रखिएगा। स्टैलेमाइट और स्टैलेटाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार कर जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्या होती है? क्षति होती है। ध्यान रखिएगा। मतलब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। चक्रवात का मतलब होता है एकाएक वर्षा होना, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है। अब है वर्षा का विवरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 2500 सेंटीमीटर है। कितना है? 2500 सेंटीमीटर। लेकिन इनमें से क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान, इसके सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर होती है। मात्र कितना होती है? 60 से उससे भी कम होती है, उससे भी कम होती है। देखिए, वीडियो को भगा कर मत देखिएगा। भगा कर देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक लाइन बाय लाइन आप नहीं पढ़िएगा, नहीं सुनिएगा, और एक दो बार जरूर इसको, एक बार अगर देख लिए तो उसको दोबारा रिपीट कीजिएगा, तभी आपको ध्यान में रहेंगे। ध्यान रखिएगा। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले प्रदेश जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट में विस्तृत छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। मानसून एकता का परिचायक।
अब है भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उससे संबंधित ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों के एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं एवं उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया को तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटी जो इन जलों में संवहन करती है उन्हें एक नदी घाटी इकाई के नाम दिया जाता है। देखिए अब आया वन्य प्राणी। वन्य प्राणी वनों में जंतु की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ध्यान रखिएगा। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान में तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारी राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि है। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना 1973 में एवं हस्ती यानी हाथी परियोजना 1992 में जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। आगे है प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पिनटेल, बत्तख, कर्ल्यू, फ्लैमिंगो, अस्प्रे, लिटिल एस्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल सिटिट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। अब है वर्षा की परिवर्तता। भारत की वर्षा एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। भारत की परिवर्तता को अभिकलित निम्नलिखित सूत्र से किया गया। विचरण गुणांक मानक विचलन बटा मध्य बराबर 100। विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्य मान से हुए विचलन को दिखाता है। कोपेन के अनुसार भारत में जलवायु के प्रकार। कोपेन के विभिन्न जलवायु प्रदेशों को वर्षा एवं तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी विभिन्नता के आधार पर 5 प्रमुख प्रकारों को पुनः 9 उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट। AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, तमिलनाडु का कोरामंडल तट। AW उष्ण कटिबंधीय सावना प्रकार, कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग। BSHW अर्ध शुष्क
टेपी जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग। BWHW गर्म मरुस्थल राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत। DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। ध्रुवीय प्रकार जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ET टुंडा तुल्य जलवायु हिमालय प्रदेश के 3000 से 5000 मीटर का भारतीय क्षेत्र। अब नेक्स्ट है भारत के जलवायु, भारत के प्रकृति, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि हमें फीडबैक मिल सके। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले जब भी वीडियो डाला जाएगा तो आपके नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।